नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं मैं नागेश गहलोत। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? किसकी बात हो रही है साथियों? सुकराती विधि मतलब जो सुकरात थे उनके द्वारा जो विधि दी गई शिक्षण की, वो किस तौर पर जानी जाती है? क्या विचार विमर्श विधि यानी डिस्कशन मेथड, दूसरा है क्वेश्चन आंसर मेथड यानी प्रश्नोत्तर विधि, तीसरी है व्याख्यान प्रदर्शन विधि या फिर पूछताछ विधि। तो सुकरात जो थे ये यूनान के बहुत प्राचीन समय में एक शिक्षा शास्त्री हुआ करते थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र पर भी किताबें लिखी है अपनी, और ये एक मूल रूप से दार्शनिक थे, परंतु शिक्षा के ऊपर इनका दर्शन जो है वो विचारणीय है, महत्वपूर्ण है। तो सुकरात जो थे इन्होंने जिस विधि का प्रतिपादन किया उस विधि को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जिस विधि का प्रतिपादन किया वो क्वेश्चन आंसर मेथड यानी बच्चों के विकास के लिए इन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड को यानी प्रश्नोत्तरी विधि को महत्वपूर्ण माना है। तो प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सुकरात के। इसको सुकराती विधि के तौर पर भी जाना जाता है, यानी सुकराती विधि कहें या फिर प्रश्नोत्तरी विधि कहें। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सुकराती विधि को प्रश्नोत्तरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, अभ्यास का नियम अधिगम में रिक्त स्थान के महत्व पर बल देता है। देखिए साथियों, अगर आपके क्वालिटी में कुछ गड़बड़ आ रही है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो अपने मोबाइल की थोड़ा उसमें क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 144 से 260 या फिर 360 कुछ भी हो उसमें करके देखिएगा तो अच्छा आपके यूट्यूब में क्वालिटी का एक ऑप्शन होता है। तो अभ्यास का नियम अधिगम में रिक्त स्थान के महत्व पर बल देता है। किसके महत्व पर? अभ्यास का नियम। पहली बात तो अभ्यास का नियम दिया किसने है? तो अभ्यास का नियम जो दिया है वो थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। थार्नडाइक ने सीखने के सर्वप्रथम नियम दिए। उन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए हैं कि 3 जो हैं वो मुख्य नियम है और 5 गौण नियम बताए, मतलब छोटे नियम। तो मुख्य रूप से 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी तीनों नियम यहाँ पर दिए गए हैं। परंतु हमसे पूछा क्या गया है? अभ्यास का नियम अधिगम के रिक्त स्थान पर बल देता है। तो अभ्यास का नियम किस पर बल देगा? अभ्यास पर बल देगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यानी अभ्यास का नियम अधिगम के किस पर बल देता है? तो वो अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास का नियम ये कहता है कि व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा उतना ही उसे अधिगम अधिक होगा। यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जावत सलपत पड़त निशान। मतलब क्या होता है कि जितना अधिक व्यक्ति अभ्यास करेगा उतना ही अधिगम में परिपूर्ण होगा, ये कहना है थार्नडाइक का। तो अभ्यास का नियम किसने दिया है? थार्नडाइक का। उन्होंने 2 नियम और दिए हैं, मुख्य नियमों में 2 नियम और दिए हैं जिसको हम प्रभाव का नियम भी कहते हैं और एक तत्परता का नियम भी कहते हैं। तो 3 नियम मुख्य नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा, EL थॉर्नडाइक के द्वारा। जबकि पुरस्कार का नियम किसी ने नहीं दिया, पुरस्कार का नियम नहीं दिया। तो अभ्यास का नियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चे रिक्त स्थान के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। पियाजे से संबंधित प्रश्न हैं और एमपी टेट में तो पियाजे महत्वपूर्ण है। पियाजे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो पियाजे का सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत? तो ये चारों अवस्थाएं जो है ये पियाजे से संबंधित मानी गई है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत ये 4 अवस्थाएं बताई है। तो उनकी सबसे पहली जो अवस्था बताई, संवेदी प्रेरक अवस्था, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। अब दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 वर्ष से प्रारंभ होती है। कब से? 2 वर्ष से प्रारंभ होती है और 7 वर्ष तक रहती है, ठीक है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अब जो होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक कौन सी रहती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो आखिरी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी अवस्था है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो देखिएगा साथियों, इस प्रकार से पियाजे ने जो है अपने सिद्धांत में बताया है कि सबसे पहले बालक जो होता है उसके अंतर्गत संवेदी प्रेरकीय अवस्था के अंतर्गत होता है। दूसरी जो अवस्था बताई इन्होंने वो बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है।
अगली अवस्था जो बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 से 12 वर्ष तक। और आखिरी की जो अवस्था बताई वो बताई है अमूर्त चिंतन की अवस्था, मतलब जो हमारे सामने चीज़ें नहीं होती है उसके बारे में भी बच्चा सोचता है विचारता है, तो वो होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था। और उसका जो काल बताया गया है वो 12 से 18 वर्ष तक है। तो ये पियाजे की चार अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? पियाजे के अनुसार रिक्त स्थान के दौरान बच्चे ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। तो ध्वनियों का प्रयोग जब वो बचपना अवस्था में होंगे तब करेंगे। और बचपना अवस्था यानी शैशवा अवस्था पियाजे के अनुसार कौन सी है? तो संवेदी प्रेरकीय अवस्था। तो देखिएगा साथियों, हमारे संवेदी प्रेरकीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ध्वनियों का प्रयोग कब करते हैं? बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तब छोटी मोटी ध्वनियों का अ, पा, गा ऐसी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये संवेदी प्रेरकीय अवस्था के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए, कोई आकलन नहीं, सामग्री से संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं, या फिर यह कोई कई संसाधनों का प्रयोग करता है। तो हमारा देखिए सक्रिय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ये स्किनर के द्वारा सक्रिय अधिगम प्रविधि जो है वो, हालांकि एएलएम का सिद्धांत इसने नहीं दिया, परंतु सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा? तो स्किनर के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, सक्रिय अधिगम के द्वारा बच्चे क्या करते हैं कि सहयोग से माध्यम किससे क्या करते हैं, ज्ञान को विकसित करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रविधि यानी एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, एएलएम विधि भी कहते हैं हम इसको। इसके द्वारा क्या होता है, एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी के द्वारा यानी सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो क्या होता है कि सहयोग के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करते हैं और ज्ञान को विकसित करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, सहयोग के माध्यम से ज्ञान मतलब जो होता है वो विकसित करते हैं और उसका अर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? तो अगर आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो उसमें मैं आपको एरिक्सन, पियाजे, थॉर्नडाइक ये सभी इनके बारे में बताता रहता हूं और आपको इन प्रश्नों से रूबरू कराता रहता हूं कि किस प्रकार के एमपीटेट में प्रश्न आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एमपीटेट के लिए ही इन प्रश्नों को देखें। ये सभी आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनसे संबंधित हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे रीट की ले लो, रीट में तो बहुत डीप में पूछा जाता है इन चीज़ों को। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत डीपली चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। तो पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये एरिक्सन वगैरह ये सब कुछ हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो रीट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, परंतु एमपीटेट की एग्ज़ाम भी जो आपके जून में संभावित है उसके लिए भी, वर्ग 3 के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप सीटेट करना चाहते हैं तो सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये मत सोचिएगा कि ये किसी विशेष भर्ती के लिए, ये सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पांचवा प्रश्न है एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? किशोरावस्था की बात की गई है कि एरिक्सन के कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था, कौन सा जो है वो उनका कौन सा मनोविकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? तो क्या पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति होगा, या फिर जननात्मकता बनाम स्थिरता होगा, विश्वास बनाम अविश्वास होगा, या फिर घनिष्ठता बनाम विलग्नता? तो देखिएगा साथियों, हमने किसका सिद्धांत पढ़ रखा है? हमने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ रखा है जो कि एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, परंतु आज के वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो ये जो दिया गया है ये नव फ्रायडवादी कहे जाते हैं। कौन? एरिक्सन। इनके द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। यानी साइकोलॉजिकल मतलब जो साइकोसोशल थ्योरी जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है एरिक्सन के द्वारा। तो इन्होंने मतलब क्या किया कि फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या किया था कि कामुकता यानी काम की भावना को महत्वपूर्ण माना था, परंतु एरिक्सन ने कहा है कि बच्चों में काम जैसी भावना नहीं होती है। वो जो काम की भावना विकसित होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? वो 18 से 35 की अवस्था में विकसित होती है। तो एरिक्सन ने क्या क्या अवस्थाएं बताई है मैं आपको बताता हूँ।
इन्होंने देखिए सबसे पहले तो इनकी पुस्तक जानना ज़रूरी है। 1963 में इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1963 में। तो इनकी अवस्थाएं हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। पहली अवस्था देखिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इस अवस्था की जो एज होती है वो जन्म से 18 माह यानी 1.5 वर्ष तक होती है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो हमारा विश्वास बनाम अविश्वास तो वैसे ही कट गया। ठीक है, तो ये अवस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 1.5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो ये अवस्था होती है ये 1.5 वर्ष से, क्योंकि 18 माह पे हमारी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था खत्म हो रही है। तो 18 माह के बाद 18 माह से 3 वर्ष तक 18 माह से 3 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था होती है। तीसरी है पहल शक्ति बनाम दोषित। कौन सी? पहल शक्ति बनाम दोषित। तो ये अवस्था जो होती है ये होती है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। अगली है परिश्रम बनाम हीनता। जो बाल्यावस्था में अवस्था होती है वो होती है परिश्रम बनाम हीनता। कौन सी? परिश्रम बनाम हीनता। तो वो होगी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो अवस्था रहती है एरिक्सन के अनुसार वो रहती है परिश्रम बनाम हीनता। अगली जो अवस्था बताई इन्होंने अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो देखिएगा साथियों, ये हमारी पहली अवस्था, तो हमारा इसमें आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था से जो अवस्था संबंधित है एरिक्सन की वो कौन सी है? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसको भूमिका संभ्रांति भी बोल सकते हैं या फिर पहचान संभ्रांति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति कह सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, रोल कन्फ्यूजन। तो ये जो अवस्था होती है ये अवस्था होती है 12 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष तक। और हमारे प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि किशोरावस्था में एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। मतलब इस अवस्था में बच्चे अहम में जीते हैं और वो उसको जीते हैं, मतलब अपने जीवन में मुख्य रूप से अहम में जीते हैं। तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति जो है ये किस अवस्था में रहती है? ये किशोरावस्था में रहती है। अगली है घनिष्ठता बनाम विलगन। घनिष्ठता बनाम विलगन, तो ये यहाँ पर भी दी गई है। तो घनिष्ठता बनाम विलगन जो होती है वो 18 से 35 वर्ष तक होती है। 18 से 35 वर्ष तक होती है। वो कौन सी अवस्था होती है? घनिष्ठता बनाम विलगन। अगली है जननात्मकता बनाम स्थिरता। मतलब बच्चे उत्पन्न करने के जो व्यक्ति हो जाता है वो प्रौढ़ व्यक्ति वो बच्चे उत्पन्न करने की स्थिति में कब आता है? तो वो आता है जननात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था, जो होती है 35 से 60 वर्ष तक। 35 से 60 वर्ष तक या फिर आगे 65 वर्ष तक बोल सकते हैं हम इसको। और आखिरी जो अवस्था बताई वो बताई अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य की भावना। तो जब तक व्यक्ति 65 वर्ष से जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, उसकी पूरी उम्र नहीं हो जाती, तब तक कौन सी अवस्था चलती रहती है? अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य की भावना। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर 8 अवस्थाओं में एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कितनी अवस्थाओं में? 8 अवस्थाओं में। पहली कौन सी पड़ी? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रश्न में क्या है कि किशोरावस्था में एरिक्सन की कौन सी अवस्था रहती है? तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम कि किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? किस अवसाद का? क्या अंकों में अचानक गिरावट? ये भी किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न है। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन से अवसाद की संभावना रहती है? अधिक संभावना किस अवसाद की? यानी डिप्रेशन में बच्चा क्यों जाता है किशोरावस्था में? ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। अंकों में अचानक गिरावट के कारण, कक्षा में गैर हाजिर होने के कारण, या फिर कक्षा में गैर हाजिर होना, या फिर दोस्तों से दूर रहना, हटना, या फिर मित्र समूहों को बदलना। तो यदि बच्चा मित्र समूहों को बदल रहा है तो वो उसके अवसाद में जाने की प्रबल संभावना को इंगित करता है। किशोरावस्था में यदि बच्चा क्या कर रहा है, बार बार अपने दोस्तों के समूह को बदल रहा है, तो उसके डिप्रेशन में जाने की यानी अवसाद में जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो मित्रों के समूह अगर किशोरावस्था में बदल रहा है तो वो निश्चित तौर पर अवसाद यानी डिप्रेशन में जाएगा। ये किशोरावस्था की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, थांडाइक के अनुसार
इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन तत्परता के नियम का कौन सा करता है? इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ावा देते हैं। तो अभ्यास और प्रशिक्षण, ये तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास का पहला नियम दिया, उसके अंतर्गत तो ये इसमें कट जाएगा, अभ्यास की बात नहीं करता है। इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। तो ये देखते हैं। अगला है, इसका अर्थ है कि यह एक उपयुक्त व्यवहार के प्रहार की बात इन्होंने नहीं की है। जीव अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये बात इन्होंने नहीं की है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। और इसका अर्थ है कि प्रयास और त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। तो देखिएगा साथियों, विषय की तैयारी या स्वभाव, तैयारी का नियम, तत्परता का नियम को हम क्या कह सकते हैं और तैयारी का नियम भी कह सकते हैं। तो तत्परता के नियम की बात की गई है, तो तत्परता का नियम मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है कि विषय व तैयारी का स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक की बात की गई है कि तत्परता का नियम क्या कहता है? तो तत्परता का नियम कहता है, इसको मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं, तो स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। विषय की तैयारी या फिर मानसिक तैयारी का नियम, तो तैयारी जहाँ पर है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्परता का नियम, तैयारी का नियम या फिर मानसिक तैयारी का नियम भी इसको हम कह सकते हैं। अगला है, तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता रिक्त स्थान है। तर्कपूर्ण तरीके से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता क्या है? तर्क होगी, अनुभूति होगी, बुद्धि होगी या फिर रचनात्मकता होगी। तो देखिएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि किस क्यों आएगा? क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा ही तो तर्कसंगत रूप से सोचते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, ये बुद्धि के द्वारा ही तो निर्णय लेते हैं और सोचते हैं। उद्देश्यपूर्ण तरीके का, हमारे किसी न किसी उद्देश्य के लिए सोचते हैं और तर्कपूर्ण तरीके से सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर तर्क संगत तरीके से सोच रहे हैं तो बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धि हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी इंटेलिजेंस। तो तर्कपूर्ण तरीके से सोचते हैं और उद्देश्यपूर्ण होता है हमारा कोई भी काम, तो वो होता है बुद्धि। अगला है, बांडुरा ने सीखने के समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए, बांडुरा ने सीखने के समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? तो देखिए, बांडुरा का जो नियम है, बांडुरा का जो सिद्धांत है, उसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। बांडुरा ने किसमें दिया? उनका जन्म जो हुआ था वो 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। तो बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसको हम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, जिसको हम अनुकरणात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, इसको हम अवलोकनात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, और इसी को हम प्रतिरूपण का या मॉडलिंग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो बांडुरा का सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है? यानी बांडुरा ने क्या कहा है? सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को जिस पद के लिए प्रयोग किया है, वो प्रयोग किसके लिए किया गया? मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो क्या करता है? इसमें मॉडलिंग भी कहा जाता है, मॉडलिंग का सिद्धांत भी बांडुरा को के अधिगम के सिद्धांत को कहा जाता है। तो देखिएगा साथियों, एक प्रश्न और पूछा जाता है सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत से, यानी बांडुरा के अधिगम सिद्धांत से, कि बांडुरा ने जिस डोल का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बेबी डॉल। बेबी डॉल पर बांडुरा ने प्रयोग किया था, मतलब एक बेबी डॉल नामक एक गुड़िया थी, उसके ऊपर 1961 में बांडुरा ने प्रयोग किया था। तो बेबी डॉल नामक प्रयोग किसने किया? तो बांडुरा ने किया था, ठीक है। तो प्रतिरूपण का सिद्धांत यानी मॉडलिंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अल्बर्ट बांडुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अल्बर्टा प्रदेश है कनाडा का, वहां पर इनका जन्म हुआ था, और बांडुरा एक कनाडाई नागरिक थे। इनका अधिगम का सिद्धांत जो है मैंने बताया किस किस नाम से जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं, मॉडलिंग का सिद्धांत भी जानते हैं, या फिर प्रतिरूपण का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत हमने पढ़ा। 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। किसको माना जाएगा सबसे महत्वपूर्ण कारक? विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में, इंक्लूसिव क्लासरूम के रूप में सबसे ज़्यादा प्रेरक किसको माना जाएगा? क्या शिक्षक को, प्रधानाचार्य को, पर्यवेक्षक को, या फिर सलाहकार को?
तो शिक्षक जो होता है वो ही महत्वपूर्ण होता है छात्र के लिए, क्योंकि वो ही उसके निरंतर संपर्क में रहता है। कौन? शिक्षक। शिक्षक छात्र के निरंतर संपर्क में रहता है। जॉन डीवी ने जो शिक्षा के क्षेत्र की बात की है उसमें सबसे पहले तो स्वतंत्र चर किसको माना है? तो वो स्टूडेंट को। स्टूडेंट होगा तभी तो आप पढ़ा पाओगे। दूसरा माना जो चर माना है वो माना है टीचर को, यानी शिक्षक को। और तीसरा जो चर माना है वो माना है पाठ्यक्रम को, यानी सिलेबस को। ठीक है, तो स्टूडेंट, टीचर एंड सिलेबस। तो ये किसकी बात की है मैंने? जॉन ड्यूई को। जॉन ड्यूई ने तीन मतलब सिद्धांत, तीन अपने सिद्धांत में प्रयुक्त किए हैं, स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस। तो ये यहाँ पर बात हो रही है कि विद्यार्थी की जो भी उपलब्धि होगी और समावेशी शिक्षा में कार्यान्वयन अगर बालक होगा, महत्वपूर्ण होगा, वो क्रिएटिव बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, तो उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण किसको मानना चाहिए? तो हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक को मानना चाहिए। अगला 11वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते हैं? कौन से सिद्धांतकार जैविक प्रक्रिया की भूमिका में परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते हैं? तो कोहलर होंगे, स्किनर होंगे, वाइगोत्स्की होंगे या फिर पियाजे होंगे। तो जैविक परिपक्वता पर जो विश्वास करते हैं वो पियाजे का सिद्धांत बार बार हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे समय का भी अभाव रहता है, ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए। तो पियाजे का सिद्धांत हमने अभी पढ़ा है। तो पियाजे जो है ये जैविक परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं। कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। स्किनर पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बच्चा जो सीखता है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि कोहलर सूझ या अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते हैं। स्किनर पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। स्किनर जो है ये पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पियाजे जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं पियाजे। अगला है रिक्त स्थान के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। तार्किकता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या व्यक्तित्व विकास। तो देखिए, सामाजिक विकास में तार्किकता का कोई महत्व नहीं होता है, शारीरिक विकास में भी तर्क नहीं लगा सकते हैं, व्यक्तित्व विकास में भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना संज्ञानात्मक विकास में तर्क का महत्वपूर्ण होता है। तो तार्किकता का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब अगला प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य है परिवर्तनों से है। बाल विकास से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मतलब जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक जो होते हैं वो क्या कहा जाते हैं? जैविक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारक, गुणात्मक, अनुभवजन्य या मात्रात्मक कारक, बचपन, वयस्कता या किशोर का कारक, या फिर बचपन, जल्दी या देर से। तो आप मुझे श्योर है कि चाइल्डहुड या यानी बचपन, वयस्कता और किशोरावस्था लगा रहे होंगे, परंतु ये गलत है। जो बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है कि बाल विकास में बालक के जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक जैविक परिवर्तन क्या हो रहे हैं उसमें, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं उसमें, और इमोशनली परिवर्तन क्या हो रहे हैं यानी भावनात्मक परिवर्तन क्या हो रहे हैं बाल विकास में, इसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा? तो उसमें बायोलॉजिकल जो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंज क्या हो रहे हैं यानी मनोवैज्ञानिक चेंज क्या हो रहे हैं, और भावनात्मक यानी इमोशनली चेंज क्या हो रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जन्म से लगाकर कहाँ तक किया जाता है? तो किशोरावस्था तक। जब तक बालक किशोर नहीं हो जाता तब तक उसके बाल विकास में बालक का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। और अध्ययन किसका किया जाता है? तो अध्ययन जैविकता का, मनोवैज्ञानिकता का और भावनात्मकता का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। अगला प्रश्न है, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीआरपीडी पर निम्न में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए?
भारत ने जो है यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं यूनाइटेड से तो क्या हो जाएगा यू, नेशन से एन, कंजर्वेशन से सी, और यहाँ पर क्या बात की गई है ऑन द सी से राइट्स मतलब उनके अधिकार, किनके, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये जो यूएनसीआरपीडी है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए हैं, तो भारत ने हस्ताक्षर 2007 में किए हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी। तो यूएनसीआरपीडी यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2007 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। आज का आखिरी प्रश्न हम पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किस में, पहला ही आपको ऑप्शन चकराने के लिए उपयुक्त सभी देगा, परंतु हमें सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। केवल उपयुक्त सभी देखकर ही हमें राइट लगा के नहीं आना है। क्या देखना है, हमें सभी ऑप्शन देखने हैं। तो केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता, तो प्रतिभाशाली झगड़ा नहीं करते हैं। प्रतिभाशाली जो होते हैं वो झगड़ा नहीं करते हैं। जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो गिफ्टेड बालक होते हैं वो झगड़ा नहीं करते हैं। केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता या फिर केवल शिक्षक की सहायता करने की योग्यता। तो शिक्षक, ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो शिक्षक की हेल्प भी करेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रतिभाशाली बच्चे में बेहतर होती है। जबकि क्रिएटिव बच्चा और प्रतिभाशाली बच्चा अलग होता है। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन और गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है उसमें और जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है उसमें बहुत अंतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे के समान ही जो अपना रचनात्मक बालक होता है वो महत्वपूर्ण अंक लेकर आए। अंक ज़रूरी नहीं होते क्रिएटिविटी के लिए आपको मौलिकता ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में कौन बेहतर होता है, तो वो क्या कर सकता है, केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता उसमें अच्छी होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज के 15 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।